असमय बाढ़ और कई दिनों से हो रही बारिश से राहत मिलती नहीं दिख रही है। बाढ़ की वजह से 22 जिलों के 21 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और बारिश की वजह से कुशियारा, लोंगई और सिंगला नदियों के जलस्तर में पहले से भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं करीमगंज बाईपास के पास ही साथ ही 30 मीटर लंबी सड़क का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ के पानी में बह गया। इसके चलते करीमगंज बाईपास मार्ग आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। असम के बारपेटा जिले में बाढ़ का पानी अभी भी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। पानी अभी भी घटा नहीं है और इसी के कारण लोगों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ के मोरे गांव की तस्वीरें जो सामने आई हैं वो भयावह हैं और हालात भी बयां करने के लिए काफी हैं। यहाँ दूर दूर तक केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। जो घर दिखाई दे रहे हैं उनके केवल छत के हिस्से को ही आप देख पा रहे हैं। घर का सामान बह चुका है। इलाके में कोई भी सड़क बची नहीं है, सब नदी में तब्दील हो चुकी हैं। कहीं भी जाने के लिए अब एकमात्र सहारा नाव है। पानी का स्तर 15 से 20 फुट तक गहरा है। इसके कारण हमेशा डूबने का खतरा बना है। मौसम विभाग ने मुंबई में अगले 5 दिनों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं मुंबई में पिछले 3 दिनों से बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में जल भराव हो गया है। सायन बांद्रा लिंक रोड पर तेज बारिश की वजह से पानी भर गया है, जिससे ट्रैफिक प्रभावित है। कुर्ला, चेंबूर, सायन, दादर और अंधेरी सहित मुंबई के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई है। हालांकि अभी भी पटरियों पर जल भराव नहीं हुआ, जिसकी वजह से ट्रेनें सामान्य रूप से चल रही हैं। बिहार में कोसी नदी ने एक बार फिर विकराल रूप धारण कर लिया है। भागलपुर के बिहपुर में इस साल भी कोसी कहर बनकर टूट रही है। समय रहते कटाव रोकने का काम शुरू नहीं होने की वजह से अब खतरा और बढ़ गया है। हर घंटे जमीन और घर का हिस्सा कटकर कोसी नदी में समाता जा रहा है। कई लोग घरों को खुद तोड़ रहे हैं ताकि ईंटों को बचाया जा सके। उत्तर प्रदेश में माफिया अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई जारी है। सीतापुर में भू माफिया रमन साहनी की 6.5 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई है और पुलिस के मुताबिक रमन साहनी का एक संगठित गिरोह है जो लोगों को डरा धमकाकर और फर्जी दस्तावेजों को बनाकर दूसरों की जमीन पर कब्जा करता है और फिर इन जमीनों की खरीद फरोख्त करने का काम करता है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान समाप्त होने के बाद धार में हिंसक झड़प हुई। गरवाल गांव में निर्दलीय प्रत्याशी भंगड़ी बाई की जीत होने पर विपक्ष के लोगों के बीच जमकर ये विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते दोनों ओर से पथराव होने लगा। उसी वक्त मतदान दल मतपेटियों और सामग्री को लेकर वहां से रवाना हो गए। मतदान दल की टीम पर भी लोगों ने पथराव कर दिया और गाड़ियों के शीशे तक तोड़ दिए गए। इस घटनाक्रम में 3 मतदान कर्मियों को भी चोटें आई हैं। आंध्र प्रदेश के एलुरु में पुलिस ने करीब 80 लाख रुपए की अवैध शराब को नष्ट किया है। पुलिस ने बुलडोजर की मदद से 33,934 अवैध शराब की बोतलों को नष्ट किया। दरअसल अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। जितने भी शराब इकट्ठा हो रही है उसे इस तरह से बुलडोजर के जरिए नष्ट किया जा रहा है और साथ ही आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई हो रही है। प्रयागराज में सांड के हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। सांड के हमले का खौफनाक वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। सांड ने पहले बुजुर्ग पर सींग से हमला किया, फिर उसे रौंद दिया। मौके पर ही 75 साल के बुजुर्ग आपको बता दें भगवान नाथ वर्मा की मौत हो गई। नैनी के फूल मंडी में रहने वाले वर्मा साइकिल लेकर जा रहे थे। उसी वक्त सांड ने उन पर हमला कर दिया। सांड के हमले के बाद बुजुर्ग को तड़पता देख लोग मदद के लिए जरूर दौड़े। उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्होंने दम तोड़ दिया। और दिल्ली से जबलपुर जाने वाले एक स्पाइस जेट विमान में आज सुबह उड़ान के दौरान केबिन में धुआं देखा गया, जिसके बाद विमान को दिल्ली हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई। स्पाइस जेट के प्रवक्ता ने बताया कि विमान में सभी यात्री सुरक्षित उतार लिए गए हैं। विमान के अंदर जब धुआं देखा गया तब विमान 5000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। पिछले कुछ समय में स्पाइस जेट के विमानों में लगातार घटनाएं हो रही हैं और इस वजह से यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगा है। हरियाणा के यमुनानगर पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल ने हेरोइन तस्करी केस में एक नाइजीरियन को गिरफ्तार किया है। नाइजीरियन को हरियाणा पुलिस ने दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से 150 ग्राम हेरोइन तस्करी केस में गिरफ्तार किया। कोर्ट ने गिरफ्तार नाइजीरियन शख्स को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार करते समय नाइजीरियन ने पुलिस टीम का विरोध किया था और इस कारण 2 पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं। बिहार के हाजीपुर में एक शख्स ने अपनी बहनोई की गोली मारकर हत्या कर दी। घायल बहनोई की अस्पताल ले जाने के क्रम में मौत हुई है और घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 5 साल पहले हाजीपुर की रहने वाली काजल कुमारी ने अपने चचेरे भाई से प्रेम विवाह कर लिया और गांव छोड़ दिया था और शादी के बाद काजल के परिवार वाले गुस्से में थे। शादी के 5 साल के बाद काजल अपने पति के साथ घर लौटी थी और इसी दौरान काजल के भाई ने अपने बहनोई की गोली मार दी। चेन्नई के बसेंट नगर बीच पर नो प्लास्टिक अवेयरनेस रिवर्स रन का आयोजन किया गया। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
हम आपको बता दें कि कल से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है और इससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी काफी सकारात्मक असर पड़ने वाला है। और इसी कारण लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर आपके सामने। यूपी के मिर्जापुर के मंडलिया अस्पताल से चोरी हुआ 10 माह का बच्चा नाटी के ढंग से बरामद हो गया है और बच्चे को लेकर एक महिला थाने पहुंच गई। बच्चा चोरी होने पर अस्पताल की सीसीटीवी कैमरे की जांच कराई गई थी। अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में एक महिला बच्चे को लेकर जाती दिखाई दी और पुलिस उस महिला की तलाश में थी कि एक महिला बच्चे को लेकर थाने पहुंच गई। बच्चा सौंपने वाली महिला और सीसीटीवी फुटेज में बच्चा ले जाती महिला अलग अलग है और पुलिस दोनों के बीच की कड़ी को अब तलाश रही है। हिसार की दिव्या ने नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। इस चैंपियनशिप में भारत के करीब 150 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इसमें 45 किलोग्राम में 14 साल की दिव्या पहले स्थान पर रही। हिसार से आने वाली दिव्या ने ये बड़ी कामयाबी अपने नाम की है और जब वो वापस हिसार पहुंची तो उनका जमकर स्वागत हुआ। गाजे बाजे के साथ पूरा जश्न का माहौल देखने को मिला। लोगों ने दिव्या को फूलों से उनका स्वागत किया और खुली गाड़ी में दिव्या को घुमाया भी गया। जम्मू कश्मीर के बादामी बाग पहुंची करगिल विजय ज्योति को सेना के 15 कोर के मुख्यालय में जवानों ने सलामी दी है। हम आपको बता दें कि 1999 के करगिल युद्ध में हिस्सा लेने वाले सैनिकों की याद में हर साल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाया जाता है और इसके लिए पहले से ही करगिल विजय ज्योति निकाली जाती है जो 40 दिनों में 400 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है और उसके बाद 26 जुलाई को मुख्य समारोह में करगिल विजय ज्योति को लाया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने किन्नौर में अपना 105वां जन्मदिन मनाया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला प्रशासन ने श्याम शरण नेगी का जन्मदिन मनाने के लिए विशेष प्रबंध किए थे। श्याम शरण नेगी ने केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। 1 जुलाई 1917 को जन्मे श्याम शरण नेगी ने पहला वोट 25 अक्टूबर 1951 को डाला था। ब्रिटिश शासन की समाप्ति के बाद हुए पहले चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। उसके बाद से वो 33 बार अब तक मतदान कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर में किसान देवेंद्र परमार ने खेत में बायोगैस प्लांट लगाया है और इस प्लांट से रोज 70 किलो गैस का उत्पादन होता है और साथ ही 100 यूनिट बिजली भी पैदा हो रही है। देवेंद्र के पास 100 दुधारू पशु हैं जिससे रोजाना 25 क्विंटल गोबर जमा होता है और जिससे बिजली और गैस पैदा की जाती है। गुजरात के वडोदरा में एक परिवार ने भगवान जगन्नाथ की रोबोटिक रथ यात्रा निकाली। वडोदरा की सड़क पर भगवान जगन्नाथ का छोटा सा रथ चल रहा था जिसे ब्लूटूथ के माध्यम से चलाया जा रहा था। परिवार ने बताया कि ये रोबोटिक रथ यात्रा त्योहार का एक आधुनिक उत्सव है। इसे पारंपरिक रस्सी से रथ को नहीं खींचा जा रहा है बल्कि ब्लूटूथ के जरिए चलाया जा रहा है। रथ के आगे फूल बिखेरे जा रहे थे और धार्मिक संगीत भी बजाया गया। मानसून के दस्तक के साथ ही नाव की डिमांड काफी बढ़ जाती है और इसके कारण कानपुर में नाव बनाने वाले परिवारों में रौनक छा गई है। मानसून के कारण कई राज्यों में अभी भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है और बाढ़ ने पूरा इलाका डूब जाने की वजह से कई लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है और एकमात्र जो सहारा बचता है वो नाव है। कानपुर में बनी नाव की बिक्री यूपी में तो होती ही है, साथ ही बिहार में भी इसकी काफी डिमांड है। भुवनेश्वर में सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर पर भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस पासिंग आउट परेड में 383 जवान शामिल हुए। परेड के बाद अब जवानों की तैनाती की जाएगी। इस अवसर पर सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल उमेश चंद्र सारंगी ने परेड की सलामी ली और जवानों को संबोधित भी किया। जवानों से हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करने का भी आह्वान किया गया।